हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे और इस मैथ्स अभ्यास को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारा प्रॉब्लम सेशन लेक्चर नंबर 3 है, जिसको लेके मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लम सेशन लेक्चर 3 ऑन पी एंड सी। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमने परम्यूटेशन में कुछ कुछ बताया था उसके ही कंटेंट को आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन इन परमुटेशन आपको बता दिया था। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए थे और सर ने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए हैं। कंसेप्ट आपका पूरा अच्छे से क्लियर है, केवल और कुछ आपको प्रैक्टिस कर लेने की जरूरत है टू गेट गुड कंसेप्ट्स। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये परम्यूटेशन का है, जिसमें हम क्या करेंगे, कोई भी दिया हुआ एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट हो सकता है, वो अलाइक भी हो सकता है। यदि अलाइक होता है तो उसका कंसेप्ट क्या है कि जितने अलाइक एलिमेंट्स है, टेकन ऑल एट ए टाइम की बात चल रही है, जितने अलाइक एलिमेंट्स हैं उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। यही होता है ना, जितने टाइप के होते हैं। जैसे यदि इसका हम कंसेप्ट लेते हैं, है ना, कंसेप्ट इसका क्या है बच्चों, कि मान लिया जाए n अलाइक एलिमेंट्स दिए हुए हैं या r अलाइक है, p अलाइक है, इस तरीके से। चलो टोटल n ले लेते हैं। n elements are given in which p are alike of one kind, q are alike of another kind। तो यही होता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यही होता है ना, जो भी ये सारे अलाइक एलिमेंट्स वाले हैं वो हम उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। यही होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन है, total number of ways in which 6 positive and 4 negative signs can be arranged in a line such that no 2 negative signs be kept together। है ना, इसमें कोई भी नेगेटिव साइन एक साथ ना रखा जाए। तो देखो पॉजिटिव पर कोई कंडीशन नहीं है तो लगा देते हैं, कहीं पर भी पॉजिटिव रखा हुआ है। 6 पॉजिटिव है ना, ये हमारे पास 6 पॉजिटिव साइंस दिए हुए हैं। अब निगेटिव के लिए हमारे पास कंडीशन है बच्चों, इसको या तो पी एंड सी यानी कॉम्बिनेशन से प्रोसीड करें, अभी हम वो किए नहीं है तो परम्यूटेशन से प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव के लिए देखो कहां कहां पोजीशन आ गया। निगेटिव के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 positions, there are 7 vacant positions in which 4 negative signs occur। है ना, कोई भी एक साथ नहीं रखना है, इसीलिए हमें जैसे ही नोट 2 रहता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, अप्लाई गैप मेथड। हमें गैप मेथड अप्लाई करना है, चाहे वो अलाइक के लिए हो या डिस्टिंक्ट के लिए हो, ये ध्यान देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो 7 पोजीशन है तो 7 में से कोई भी 4 हम रख लेते हैं। 7p4, वैसे देखा जाए ये गलत कंसेप्ट है, 7c4 रखना चाहिए, बाद में अलाइक है तो नहीं होगा अरेंज, डिस्टिंक्ट है तो अरेंज होगा। लेकिन p से भी कर सकते हैं 7p4, लेकिन चारों निगेटिव साइन क्या है, अलाइक है, इस वजह से ये निगेटिव साइंस के लिए हो गया। अब पॉजिटिव साइंस के लिए क्या हो गया, पॉजिटिव साइन यदि हम देखते हैं तो पॉजिटिव साइन हमारे पास कितना है, 6 पॉजिटिव साइन है। तो 6 पॉजिटिव साइन है तो 6 पॉजिटिव साइन को कितने तरीके से टेकन ऑल एट ए टाइम हम अरेंज कर सकते हैं, ये देखना है। तो वी हैव फॉर पॉजिटिव साइन 6 है, बट ऑल द पॉजिटिव साइंस आर इक्वल। तो ये 6 फैक्टोरियल लिख के डिवाइड कर देना है 6 फैक्टोरियल से। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, दिस इज इक्वल टू 7c4, है ना, 7c4 आ गया ना, क्योंकि ये भी आपको पता है npr अपॉन r का फैक्टोरियल दैट इज ncr। तो यही यदि डिस्टिंक्ट होता तो हमने एक अच्छा क्वेश्चन
कल के ही लेक्चर्स में करवाया था, जिसमें कुछ बॉयज और गर्ल्स के क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो यहां ये आ जाएगा। अब 7C4 को चाहे तो सोल्व भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा? 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1। देखो ये 7C3 भी होता है ना बच्चों, उसी से हम सोल्व किए हैं। तो ये आ गया आपका 35। तो ये आपको ध्यान देना है कि यदि कुछ अलाइक होंगे तो उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेना है, बाकी हमें कुछ नहीं ध्यान देना है। ठीक है, जो टेकन ऑल एट ए टाइम कर रहे थे वो तो करना ही है, जो अलाइक है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। क्लियर है? इसके बाद एक और इसमें आता है रैंक। तो रैंक ऑफ द वर्ड ये भी आपको अच्छे से बताया गया है, आपको आया भी है। इसके और भी ऑप्शनल मेथड होते हैं, लेकिन ये रैंक ज्यादातर यूज होता है जेईई मेन या आपके होम एग्जाम्स में, इस स्कूल होम एग्जाम्स में। इस वजह से हमें डिटेल मेथड ही याद रखना होता है। डिटेल मतलब किस तरीके से हम रैंक जस्ट उल्टा सोचते हुए फाइंड करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे मान लिया जाए हमने यहां 3 दे रखे हैं वर्ड। रैंक का मतलब क्या होता है? टू फाइंड द रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी, है ना। एक्चुअल रैंक नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन डिक्शनरी टू डिक्शनरी। अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन दिस डिक्शनरी, द वर्ड मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल। जो वर्ड आ रहा है उसका मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी का भी रैंक पूछा जा सकता है, हमें उससे मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसमें से किसी एक का हम निकाल सकते हैं। तो जो आसान है ना, आसान तो ऐसे सचिन है, ये आप होमवर्क कर लेना, है ना, ऑलरेडी जानते हो। यदि हम इसका निकाल लेते हैं, है ना, इसका हम फाइंड कर लेते हैं रैंक, ये भी एक होमवर्क, मतलब तीनों एक ही जैसा है, ये आपको कर लेना है। ठीक है, देखो इस वर्ड का रैंक कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे अल्फाबेट को हम किस में लिखते हैं? सारे अल्फाबेट यानी सारे जो लेटर्स हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे, उनके अपने ऑर्डर में। तो हमने इसको लिख दिया, है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, यदि हम इसमें देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है? यहां ई आ रहा है ना, ये हम देख रहे हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ई, देखो एम से शुरू करना है, तो डिक्शनरी में एम पलटते कब हैं? जब उससे फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लेटर ए से, बी से, सी से शुरू करते हैं तभी ना। तो हमें यहां सारा नहीं देखना है, जो है उसके हिसाब से सोचना है। तो ई आ गया, ई के बाद क्या आ गया? एच आ गया, एच के बाद क्या है? ई एच, उसके बाद एम है, एम से वैसे आगे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओ के बाद, आर के बाद टी है, यही है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने अरेंज कर लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, है ना, उसके हिसाब से। ठीक है ना, अब हमें देखना है ई से शुरू होने वाले। यदि हम ई देखते हैं, ई को फिक्स कर दिया, तो ई को शुरू होने वाले कितने लेटर्स बनेंगे, कितने वर्ड्स बनेंगे इसमें, तो हम सारे ये ई को फिक्स कर दिए हैं। तो 1 2 3 4 5 है, 5 है ना। कहीं पर भी कोई आएगा हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएगा, तो ये 5 है ना, 5 है। तो ये आ गया आपका 5 फैक्टोरियल। सेम इसी तरीके से जब हमने h को फिक्स कर लिया, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है ना, जब h को फिक्स कर लिया तो इसका मतलब m या e इधर उधर हो गया, तो यहां से 5 फैक्टोरियल हो गया। ठीक, ये 2 हो गया। अब देखो शुरुआत होगा m से, तो यदि m भी फिक्स कर लेते हैं, m भी फिक्स कर ले बच्चों, तो m से तो सारे वर्ड में ये भी वर्ड चला जाएगा, यानी m से सारा हमें नहीं देखना है, m से सारा नहीं देखना है। तो अब हम m फिक्स कर लिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ऐड करने के लिए लिखे हुए हैं। ठीक है ना, अब इसमें हमें ध्यान देना है, m फिक्स कर लिए, तो m जब फिक्स कर लिए हैं तो m के बाद आदमी क्या देखेगा? e,
m के बाद तो ऐसे a देखते हैं, a है नहीं तो e देख रहे हैं, है ना। तो m के बाद ये तो फिक्स हो गया। अब यहां से e भी फिक्स कर लिए, तो जब e फिक्स कर लिए तो यहां 4 बच रहा है ना। तो ये आ गया आपका 4 फैक्टोरियल। ठीक, क्लियर है। अब m के बाद हम क्या देखेंगे, h। h में भी कितना हो रहा है आपका, 4 हो रहा है ना, तो ये भी आपका 4 फैक्टोरियल बन गया। ठीक, ये हमें m e m h का सारा देख रखा है हमने। अब m e h देख रखा है, उसके बाद तो m o होगा। तो m o से तो ये वर्ड भी पार हो जाएगा ना, हमें वो नहीं लेना है, तो इसका मतलब m o भी फिक्स कर लिया। अब m o के बाद हमें किसको देखना है, e को देखना है। तो e यदि देख लिए तो e से शुरू होने वाले 3 फैक्टोरियल ना, फिर उसके बाद MO के बाद H देख लिए। ठीक, यहां कितना, फिर से 3 फैक्टोरियल, और उसके बाद MOR। हमें तो MOT लेना है इस वजह से, तो यहां से 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक, तो ये आ गया, यानी ये 1 2 एक साथ, ये वाला एक साथ दोनों था, ये वाला एक साथ दोनों है। अब इसके बाद MOT फिक्स कर लिया है ना, तो MOT फिक्स कर लिया, तो क्या देखना है भाई, MOT। उसके बाद MOT फिक्स हो गया। अब हमें लेना था H, लेकिन शुरुआत तो E से होगा, तो ये देखो E फिक्स कर लिए, तो 2 बचा, 2 फैक्टोरियल। E के बाद H आएगा, है ना। तो अब देखो यहां से MOTH ER यही आएगा ना, MOT आ चुका था। H यदि हमने लिया तो उसका H से शुरू होने वाला ER आएगा, है ना। तो ER यानी ये यही वो वर्ड है जो कि हमें लेना है। तो अब देखो सभी को हमने ऐड कर दिया। तो एडिंग यदि हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर रैंक क्या आ गया, एडिंग वी गेट 120 प्लस 120 240 यहां ये 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 है ना। तो 240 आया हुआ है, ये हो गया 48, 240 प्लस 48 288। अब यहां से ये 3 फैक्टोरियल कितने बार, 3 बार, एक बार 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो ये 18 हो गया, है ना। तो 306 प्लस 2 प्लस 1 यानी 309। ये आपका रैंक ऑफ द वर्ड द रिटेन इन दिस फॉर्मेट, ये आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो रैंक में क्या होता है ना, सिस्टमेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम दिए हुए वर्ड को अरेंज करेंगे, दिए हुए वर्ड को अरेंज करते हैं, उसके बाद आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस फॉर्म के लिए वर्ड इंडिया दिया हुआ है और वर्ड क्या दिया हुआ है, सचिन दिया हुआ है, ये आपको दोनों कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अच्छे से इसमें करोगे अपने आप आ जाएगा। देखो ये वर्ड तो बड़ा अच्छा है भाई, सचिन नाम भी अच्छा है, क्यों, फेमस ज्यादा है। दूसरा देखो हम यहां पर मैथमेटिकली इसको अच्छा क्यों बोल रहे हैं, एस को हटा दो, एस हटा दो तो ACHIN सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है बच्चों, इसमें सारे के सारे किस में है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इस वजह से ये अच्छा होता है कि नहीं। तो वो हमें ध्यान देना है। सचिन तो ये तुरंत ही हो जाएगा, मतलब एस से शुरू होने वाले देख लो, उसके पहले सारे ऐड कर लो, तो देखने से ही लग रहा है ये 601 हो जाएगा। और उसी तरीके से इंडिया का भी रैंक आप निकाल सकते हो। वर्ड, हम वर्ड की बात कर रहे हैं, है ना, कंट्री की नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो रैंक ऑफ द वर्ड इन डिक्शनरी एनसीईआरटी में भी 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सोल्ड एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, और जेई मेन में भी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बशर्ते इसमें 10-15 क्वेश्चन कर लोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन है जिसमें रिपीटिशन है, अल्फाबेट का हो रहा था, अब यहां हम डिजिट का ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमें देखना है। देखो नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स,
7 डिजिट नंबर्स क्या होंगे, कितने होंगे, इफ द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज 59। सम ऑफ देयर डिजिट्स क्या है बच्चों, 59 है, बहुत ज्यादा नंबर है। इसी पर बेस्ड 7 डिजिट नंबर ही आया था, बस सम ऑफ द डिजिट वहां पर 10 आया था जेईई एडवांस में, उसमें 3 डिजिट लेने थे, 1 2 और 3। यहां पर 5 डिजिट दिए हुए हैं, है ना, इन 5 डिजिट का ही यूज करके यानी 5 6 7 8 9 लेना है। इन्हीं 5 डिजिट को यूज करके 7 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। डिजिट्स का रिपीटिशन तो होगा ही, क्योंकि देखो सम ऑफ डिजिट जो है वो 59 है। यदि हम 9 9 9 भी लेते हैं, 9 9 9 7 टाइम्स लेते हैं तो 63 होता है। 8 8 8 7 टाइम्स लेते हैं तो 56 होता है, उससे ज्यादा लाना है। इसका मतलब यदि हमने 9 नहीं लिया तो काम एकदम नहीं चलेगा। इवन 7 टाइम्स 8 भी लोगे तब भी 59 नहीं आ रहा है, यही सोचना है इसमें, है ना। तो पॉसिबल केसेज इसमें देख लेने हैं हमें, है ना, पॉसिबल केसेज। हमें केवल वो डिजिट रख लेना है, बाकी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड टाइप, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, ये आसानी से पी एंड सी से हो जाएगा। टेकन ऑल एट ए टाइम लेना है, जो अलाइक है उसी को रख लेना है, ठीक है। जैसे यदि हमने लिया 999, ये बताओ 999 7 टाइम्स तो नहीं ले सकते ना, 999 7 टाइम्स तो नहीं ले सकते, क्योंकि 7 टाइम्स 9 तो 63 होता है, सम ऑफ डिजिट इज 59। तो अब देखो ये हमने 6 बार ले लिया, तो 9 इंटू 6 पता है, ठीक है। तो ये 9 इंटू 6 हमने ले लिया 54। अब इसके साथ क्या लेना है, एक 5 होगा ना, तभी ना। ये देखो टोटल समेशन, सम ऑफ द डिजिट हम ले रहे हैं, 9 + 9 + 9 अप टू यहां 5, तो 654 प्लस यानी 59 आ गया। एक केस हो गया। ये आपस में कितने तरीके से नंबर बना सकते हैं बच्चों, टोटल कितने हैं, 7 है, जिसमें से 6 रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल दैट इज 7, याद रहेगा। अब देखो फिर से, अब 9 9 9 9 9 हम 5 बार ले लेते हैं। अब 6 बार से कोई काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यदि 6 कर लिया तो अब इसके साथ 5 ही ऐड करोगे तभी तो 59 आएगा, बाकी में तो नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। अब देखो ये 5 टाइम्स ले लिए, अब 2 बचा है, 45 हमारे पास आ चुका है, 45 आ चुका है। अब लाना है 59, तो लाना है 59 का मतलब हमें चाहिए 14। तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 का मतलब क्या हो सकता है, 5 और 9 तो आ गया। अब हम ले लेते हैं 8 और 6, 8 और 6 ले सकते हैं। यहां से आपका क्या आ गया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, है ना ये। तो 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 कितना, 42, ये आ गया है ना। 9 9 9 9 9 45, अभी हमें 14 लाना है भाई। 14 और भी आ सकता है, और कैसे आ सकता है, 7 7 आ सकता है ना, 7 7, या तो 8 6 हुआ या 9 5 14 ही होता है, 7 7 हुआ। इसका मतलब यहां से 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही ना, 5 है ये और 2 है ये, अलाइक है, तो यहां से आ गया 21। ठीक, ये 3 केस, एक केस हो गया, दूसरा केस, तीसरा केस। अब देखो और क्या क्या हो सकता है। अब हम यदि इसमें लेते हैं, अब और तो 14 नहीं आ सकता, 14 का मतलब 9 5 हुआ था, 8 6 हुआ था, 7 7 हुआ, और तो नहीं आएगा। 5 9 ये सब सारा तो हम ले लिए हैं। अब देखो 4 9 लेते हैं, 4 9 ले लिया, यानी ये 36 हो गया, है ना। एक कम हम ले लेते हैं, 8 8 ले लेते हैं यहां पर, 9 9 9 9, ये 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 52 प्लस 7, ये आ रहा है आपका, आ रहा है कि नहीं है। देखो 8 8 7,
यहां पर हमें कितना हो गया, ये आ गया, देखो ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो गया, सोल्व कर लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2, तो ये आ गया आपका 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 105। ठीक, अब एक और केस देख लेते हैं, वैसे जगह भी उतना ही है, तो 999, अब 887 तो और इधर उधर हो गया, 3 बार 9 ले लेते हैं, 4 बार 8 ले लेते हैं, है ना, 3 बार 9, 4 बार 8, तो 32 प्लस 27 59। मतलब आपको ना रख रख के बताना है कि कौन सा केस लेना है, ठीक है, तो वो ध्यान देना है। तो ये आपका हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 7c3 भी इसको बोले थे, और 7c3 हमने देखो पिछले पेज में निकाला था, कितना निकाला था, 35 निकाला था। 7c3 देखो कहाँ गया, और पीछे निकाले थे, देखो 7c3 यानी 35 निकाला था, ठीक है, तो इसमें हम ये देख लिए, ठीक है। अब देखो इन सभी को ऐड कर देते हैं, तो इन सभी को ऐड कर देने से आपका आंसर आ जाएगा, यदि हम ऐड कर दिए, है ना, ऐड करने से क्या आ गया, एडिंग, एडिंग का मतलब 7 प्लस 42 प्लस 21 प्लस 105 प्लस 35, ये आ गया आपका 49, 49 प्लस 150 प्लस 20 70, 70 प्लस 35 105 प्लस 105, दैट इज 210, यही है आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें आप अच्छे से यदि लिखते रहोगे, एक भी केस यदि छूट गया तो आंसर हो जाएगा गलत, चाहे वो मैं सोल्व कर रहा हूं या आप सोल्व करोगे, दोनों की एक ही हालत होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। हमें बस केयरफुल रहना है नंबर सिस्टम में डिजिट्स को पुट कर करके, ठीक है, ये सारा हमें प्रैक्टिस से ही होता है कि किस तरीके से हम करें। इसका बहुत ही आसान फॉर्मेट हमने बताया ना, जेई एडवांस में आया हुआ है, जिसमें सम ऑफ डिजिट आपका 10 लाना था और डिजिट्स यूज करने थे 1 2 और 3, वो भी 7 डिजिट ही नंबर था, है ना, तो 1 2 3 यहां रख रख के हम देख लेंगे 10 कैसे आ रहा है ना। तो एक तो हम क्या करेंगे, 5 बार 1, 1 बार 2, 1 बार 3 हो गया 10, ऐसे ही कर करके हमें देखना था, वो केवल 2 ही केस आया था, उसी में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन जेईई एडवांस, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ना, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर बट वेरी सिंपल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल क्वेश्चंस जो है ये आया हुआ है, सिमिलर बट वेरी सिंपल क्वेश्चंस, है ना, इन एडवांस आया हुआ है कि नहीं। तो देखो यदि इस तरह की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है तो आपके एडवांस भी इस रेंज के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो जैसा कि कंसेप्ट आपका पूरा अच्छे से क्लियर है, उसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन के ना आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अपने आप सारा कोई कहीं पर मिस्टेक नहीं होगा, ना हमसे ना आपसे, मेन एम वही है, ठीक है, क्लियर है बच्चों। देखो अब हम आगे चलते हैं, तो ये परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन थे। परम्यूटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट करना होता है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, टेकन आर एट ए टाइम या टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन सम एट ए टाइम, वो और अलग रेंज में आता है, वो भी हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कॉम्बिनेशन कर लेना है। कॉम्बिनेशन में आपको यानी सिलेक्शन, एनसीआर याद रखना है। एनसीआर का जो मेन लॉजिक है या जो मेन कंटेंट पार्ट है प्रॉब्लम्स में, वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। एनसीआर बच्चों देखो कब यूज होता है, आपको बताया गया होगा, एनसीआर इन जनरल ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे, कमिटी फॉर्मेशन के क्वेश्चन में यूज करेंगे, और कहां यूज करेंगे,
और उसका अच्छे से यूज होता है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से याद रखना है, जैसे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है, ये आपको यूज करना होगा, ठीक है। जैसे उसी पर बेस्ड हम ये क्वेश्चन लेते हैं अगला, ये उसी पर बेस्ड है। तो इसके पहले ना हम एक कंसेप्ट इसमें या एक और आसान क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली कॉम्बिनेशन में क्या है ना, एनसीआर है, यूज देखना है और प्रॉपर्टीज भी याद रखना है। प्रॉपर्टीज सारा आपका करवाया गया है ना, सिलेक्शन, नो यूज ऑफ ऑर्डर, ठीक है। इसका यूज क्या क्या होता है भाई, यूज इसका हमें ये ध्यान देना है कि इसका यूज जो होता है वो ग्रुपिंग के क्वेश्चन में होंगे, लाइक कुछ क्रिकेट मेंबर्स दिए हुए रहेंगे क्रिकेट टीम फॉर्मेशन के लिए, कुछ उसमें बॉलर्स, बैट्समैन, विकेट कीपर, इस तरह के कैटेगराइज किए हुए रहेंगे कैंडिडेट्स। कुछ को और कुछ को सेलेक्ट करते हुए हमें कोई ग्रुप बनाना है, तो ग्रुपिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। ग्रुपिंग ये यूज होगा फर्स्ट यूज। सेकंड यूज क्या होता है, सेम ऐसा ही कमिटी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कमिटी फॉर्मेशन में इसका यूज होगा, जानते हो। थर्ड वन यूज जो मेन यूज होता है दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होता है ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में हमें ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में जैसे होता है ना कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स के फॉर्मूले एन साइडेड पॉलीगन के तो याद ही रखते हैं, वो सारे हमें ध्यान देने होंगे, ठीक है। जैसे इसी पर बेस्ड यदि हम एक क्वेश्चन लेते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स पर कि सपोज कोई भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, एग्जाम्पल में देयर आर 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, देयर आर 10 पॉइंट्स, है ना। ऑल आर नॉन कॉलिनियर, सारे के सारे नॉन कॉलिनियर है एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स विच आर कॉलिनियर, एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स विच आर कॉलिनियर, ये दे रखे हैं 4 पॉइंट्स विच आर कॉलिनियर, ठीक है। ये कॉलिनियर आपके दे रखे हैं। तो इसी में इस कंडीशन में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, number of triangles and quadrilaterals so formed, quadrilaterals so formed, ठीक है। हमसे यही पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स सो फॉर्म्ड क्या होगा, है ना। तो हमें इसमें देखो क्या करना होता है, हमेशा ये ध्यान देते हैं बच्चों, हमें कोई भी काम करना होता है फिर देखते हैं कि ये कुछ गलत हुआ तो उसको माइनस कर लेते हैं, गलत ना हो उसकी वजह से काम ना करे, ये बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि गलत तो होगा ही, या एकदम सही कैसे हो सकता है यदि वो वर्क हो रहा है। तो इन जनरल ऐसा माना जाता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, है ना। तो हमें इसमें अब ये नहीं सोचना है कि 10 पॉइंट दिए हुए हैं, 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये नहीं सोचना है कि उसमें से 4 कॉलिनियर हटा दें, बाकी 6 से सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि वो 4 जो कॉलिनियर हैं वो आपस में एक लाइन तो बनाएंगे, आपस में एक बनाएंगे, लेकिन बाकी के साथ तो एज यूजुअल ही बनाएंगे, सेम वही ट्रायंगल के साथ, सेम वही क्वाड्रिलेटरल के साथ। तो हमने यहां पर क्या लिया, 4 पॉइंट्स जो कि कोलिनियर है ये ले लेते हैं, ठीक है। ये एक कोलिनियर 4 पॉइंट्स है दिए हुए, ठीक है। अब 6 पॉइंट और कहीं भी ले सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये है दिया हुआ। तो अब हमें इसमें यदि देखना है तो ये तो कॉलिनियर है यानी एक लाइन में है, ठीक। देखो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन यदि निकालना है
तो देखो क्या होगा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में देखो बच्चों हमें क्या करना होता है, टोटल हमारे पास कितने पॉइंट है, टोटल हमारे पास 10 पॉइंट है, तो 10C2 हो गया माइनस इन 10 पॉइंट में से 4 पॉइंट जो है कोलिनियर है, तो इससे तो स्ट्रेट लाइन जितने बनने चाहिए थे 4 से वो नहीं बने, लेकिन इसके जगह पर एक तो बन गया। ये डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला भी आपको याद रखना होता है, लेकिन समझ के याद रखोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो 10 पॉइंट्स है, तो 10 में से कोई भी 2 लेने का मतलब क्या है, 10 में से कोई भी 2 पॉइंट्स लेने का मतलब है कि हमने वो भी 4 में से 2 ले लिया जो कि कोलिनियर थे, यानी होना और नहीं होना दोनों लिया हुआ है। तो नहीं वाला माइनस करके और ज्यादा माइनस हो गया तो हम प्लस कर दिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, सोल्व करके आ जाएगा ना, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरली नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यदि बताना है तो टोटल 10 पॉइंट से कितने ट्रायंगल होंगे, तो 10C3 है ना, माइनस जिसमें से 4 कोलिनियर हैं तो नहीं बनेंगे, मतलब ये तो डायरेक्ट होता है, जनरल माइनस नो इज इक्वल टू यस। अब इसमें +1 तो नहीं करोगे ना, इसलिए क्योंकि उससे तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइन बनाना था, इस वजह से हमने +1 किया। 10C3 कितना होता है भाई, 10 × 9 × 8 बाई 3 × 2 -4, ये कितना हो गया, 3 से 9 कट गया, 2 से, यानी 120 - 4 दैट इज 116, ठीक, इस तरीके से ले सकते हैं। तीसरा है नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में आपको क्या ध्यान देना है, देखो टोटल हमारे पास कितने पॉइंट है बच्चों, टोटल हमारे पास पॉइंट है 10, तो 10 पॉइंट से टोटल स्ट्रेट लाइन, सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स 10C4 बन गए, माइनस 4 में से चारों ले लेंगे, 4 कोलिनियर में से चारों ले लेंगे तो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। लेकिन और कोई केस है क्या जिससे क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता है, हमें बच्चों वो सारे चुन चुन के वो रास्ते निकालने हैं जो गलत होते हैं, तभी तो वो नहीं करेंगे, है कि नहीं। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि वो केवल सही की आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि सही रास्ता क्या है, हमें दोनों आइडिया होना चाहिए कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट अच्छा आ सकता है, ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट डूब सकता है, ऑन रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग एग्जाम या जो भी और आगे का एग्जाम देख रहे हैं, है ना। तो हमें वो दोनों रास्ते आइडिया होने चाहिए, तभी तो जो गलत वाले हैं जिससे हमारा रिजल्ट खराब होगा वो हम नहीं करेंगे, लेकिन आइडिया तो हो। बहुत सारे बच्चों को तो आइडिया ही नहीं होता है कि अच्छा ऐसा करने से हम फेल भी हो सकते थे क्या, ऐसा करने से हमें NITs नहीं भी मिल सकता था क्या, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। इसका मतलब वो खुद से आपको आइडिया लगाना होगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं करने से अच्छा हो सकता है। क्लियर है, यही कंसेप्ट हम यहां पर लगा रहे हैं, तो वो और रास्ते देखने हैं। अब देखो बच्चों 4 पॉइंट से कॉलिनियर, 4 में से यदि कोई भी 3 हम ले लिए, 4 में से कोई भी 3, सपोज ये ले लिए और बाकी 6 में से 1 ले लिए, सपोज ये वाला ले लिया, तो इसको यदि मिलाने से ये तो ट्रायंगल बन गया ना आपका, ये क्या बन गया, ये तो ट्रायंगल बन गया, जबकि फॉर्म क्या करना था, क्वाड्रिलेटरल, यानी वो भी केस हमें नहीं लेना है। तो टोटल 4 पॉइंट्स तो लेने होते हैं, जिसमें से 3 पॉइंट्स हमने कोलिनियर में से लिए और 1 पॉइंट नॉन कोलिनियर वाले जो थे वो लिए। ये समझ में आया ना, इनटू क्यों किए, क्योंकि हमें 4 पॉइंट्स लेने थे, 3 इधर से तो 1 इधर से, तो एट ए टाइम 4 थे इसलिए इनटू किया। अब इसी को सोल्व कर देते हैं। अब ऐसा नहीं सोचना है कि 4 में से 2, 6 में से 2, उससे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है, इसीलिए। तो 10C4 10 × 9 × 8 × 7 बाई 4 × 3 × 2 × 1 कोई लिखता नहीं है, 4C4 1 है, 4 × 6 है। अब देखो इसी को तो सोल्व करना है, जो कैंसिल डॉट हो रहा है उसको कैंसिल डॉट कर देते हैं, 4 2 8 3 3 3,
210 आ गया ऊपर में और यहां आ गया 25 यानी 185 आ गया। आसान है ना। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस किसी दिए हुए सिस्टम ऑफ कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट से याद रखना होता है। याद रहेगा, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है ना। अब हम आगे चलते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन इसी पर है, इसमें क्वेश्चन देखो गौर से। If triangles are to be formed by joining the vertices of octagon, then find the number of triangles having one side common with the sides of the octagon, two sides common with the sides of the octagon, no side common with the sides of the octagon। ये एक अच्छे क्वेश्चन में इसको लिया जाता है बच्चों। ये जेई में भी आया हुआ है, एक पार्ट आया हुआ है, 3 पार्ट नहीं आया हुआ है। तो हमने इसको जनरलाइज करके या तो n साइडेड पॉलीगन के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज आसान तो यहाँ ऑक्टागन है ही। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखते हैं वन साइड कॉमन विद द साइड्स ऑफ द ऑक्टागन, टोटल हमें n साइड है। यदि n साइडेड पॉलीगन के लिए देखते हैं, बाद में n के जगह पर हम ऑक्टागन यानी 8 रख देंगे, है ना। n साइडेड पॉलीगन हम देख लेते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर, मतलब जनरल के लिए बच्चों, लेट अस कंसीडर n साइडेड पॉलीगन। तो अब n साइडेड पॉलीगन में से हम कहीं पर से भी शुरू करते हैं। ये है कहीं ना कहीं ये तो जाएगा, क्योंकि n तो सारा तो बना ही नहीं सकते ना, इसी वजह से। अब हमें इसमें से 3, देखो ट्रायंगल बनाना है यानी 3 पॉइंट्स कंसीडर करना है, वर्टेक्स से कंसीडर करना है, कहीं बीच का ये डॉट डॉट नॉट नहीं है, ये सब साइड्स के लिए है। अब हमें इसमें से 3 पॉइंट लेना है। यदि हम फर्स्ट केस लेते हैं बच्चों कि वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कॉमन विद द वन साइड ऑफ द पॉलीगन, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल विद द साइड्स, है ना। तो इसका मतलब हमें यह देखना है कि सपोज हमने एक साइड ले लिया, ए और बी ले लिया। एक साइड क्या ले लिया? ए और बी ले लिया है। एक साइड लेने का मतलब 2 पॉइंट ले लिया ना हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो अब हमें क्या करना है ये ध्यान देते हैं। ए और बी लिया हुआ है, टोटल हमें एक और पॉइंट बाहर से लेना है। ऐसा लेना है कि नन ऑफ द साइड, एक साइड है ना, एक ही साइड है, वन साइड कॉमन, तो एक साइड तो ले चुके हैं। अब देखो, अब हम यहां पर ये वाला साइड मतलब ये वाला पॉइंट तो नहीं ले सकते ना, ये नहीं ले सकते, नहीं तो 2 साइड कॉमन हो जाएगा, है ना। ये भी नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, दिस डजंट टेक, दिस डज नॉट कंसिडर। अब इसमें क्या है कि ए बी है, अब ए बी ले चुके हैं, 2 नहीं लेना है, 2 पॉइंट ले चुके हैं, 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा वाला नहीं लेना है। तो टोटल n पॉइंट में से कितना पॉइंट बच गया? ऊपर में एयर में कितना पॉइंट बच गया? n-4 बच गया ना, n था, 2 ले चुके हैं, 2 लेना नहीं है, तो n-4 ऊपर में है। तो इसका मतलब ये n-4 के साथ ट्रायंगल बना सकता है इस तरीके से ना। ये n-4 यानी एक साइड जो है, एक साइड जो है वो n-4 ट्रायंगल बना रहा है ना। फर्स्ट पार्ट कंसीडर ए बी कंसीडर करते हैं तो क्या आ रहा है? इट फॉर्म्स, है ना, ए बी फॉर्म्स n-4 ट्रायंगल, है ना, n-4 ट्रायंगल्स सच दैट एग्जैक्टली ए बी इज वन साइड। दैट इज वन साइड का मतलब वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज द साइड ऑफ द पॉलीगन, है ना। तो ये ए बी एक साइड है, तो एक n-4 बनाता है। एक साइड यदि n-4 बनाता है तो ऐसे ए बी जैसे कितने साइड्स हैं? n साइड्स है ना। सो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड
टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा, एक बना रहा है n-4, तो n इंटू n-4 हो जाएगा ना, तो ये n इंटू n-4 हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो गया, n इंटू n-4। याद रहेगा, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपका दूसरा वाला पार्ट है। दूसरा वाला पार्ट क्या है, टू साइड्स कॉमन विद द साइड्स ऑफ द ऑक्टागन। टू साइड्स कॉमन में देखो क्या करेंगे, टू साइड्स कॉमन में आगे देख लेते हैं, फिर से ऐसा ही फिगर देख लेंगे, है ना, सेकंड वाला टू साइड्स कॉमन। अब तीन साइड होते हैं जिसमें टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉमन विथ पॉलीगन्स, है ना। यदि ये दो साइड कॉमन है बच्चों पॉलीगन के साथ, तो देखो दो साइड, तो तीसरा तो कैसे होगा, तीन साइड तो हो नहीं सकता। देखो इसमें हम इस तरीके से फिर से बना देते हैं फिगर। तो दो साइड कॉमन, यदि हम यहां से शुरू करते हैं, सपोज यहां से शुरू करो, ए बी सी, तो देखो दो साइड कॉमन, तो एक ये ट्रायंगल बन गया, ए बी से शुरू किए हैं तो ए बी सी। अब एक ऐसे ही बी सी डी, ये दूसरा हुआ ट्रायंगल, ऐसे ही सी डी ई तीसरा हुआ ट्रायंगल, एंड सो ऑन होते 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 यहां तक आया, है ना, यहां तक आया। सपोज ये ए एन है, तो एक ट्रायंगल होगा ए एन ए बी। तो अब बताओ ये टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, ए बी एक हुआ एक साइड के लिए, सी डी बी सी अलग हम ले रहे हैं, बी सी क्यों ले रहे हैं अलग, क्योंकि बी सी डी अलग आ रहा है ना, तो ये एक हुआ, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन, इस तरीके से होते होते ये एन हो गया ना। तो यानी टोटल नंबर ऑफ, यानी टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स जो है इसमें, वो क्या हो गया बच्चों, रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 सब में आते जाएगा और ऐड कर देना है बाद में, तो 1 + 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। तो ये आपका आ जाएगा n, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा ना, ये n कर दिए। n समझ में आया क्यों हुआ, देखो एक यहां से शुरू हुआ, तो एक हुआ, फिर दो हुआ, फिर तीन हुआ, इस तरीके से आते आते, क्योंकि दो साइड्स कॉमन लेना है, तो दो साइड कॉमन तो तभी हो सकता है ना जब दो कंजुगेटिव साइड्स कॉमन हो। n साइड है तो n साइड में से दो दो के कंजुगेटिव तो n ही बनेंगे ना, बस यही देखना है, ठीक है। तो यहां n आ गया, दैट इज। अब तीसरा वाला पार्ट क्या था, नन ऑफ द, तीसरा पार्ट क्या था बच्चों, नन ऑफ द साइड्स। तो नन ऑफ द साइड्स का मतलब, नन ऑफ साइड्स, इसका मतलब क्या था, जनरल माइनस वन साइड कॉमन प्लस टू साइड कॉमन, यही ना। तीन साइड कॉमन तो हो नहीं सकता कि एक साइड दूसरा साइड तीसरा साइड, इससे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, इस वजह से। तो नन ऑफ द साइड्स का मतलब जनरल केस लेना है टोटल, जिसमें विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कुछ भी नहीं सोचना है, माइनस वन साइड कॉमन होगा प्लस टू साइड्स कॉमन होगा, है ना, यही वाला आपको ध्यान देना है, ठीक है। वन साइड कॉमन और टू साइड्स कॉमन, याद रहेगा। तो अब टोटल जनरल केस क्या आ गया है बच्चों, n पॉइंट थे तो NC3, 3 थोड़ा ज्यादा डिजाइन हो गया, NC3 तो टोटल n वर्टिसेज, नॉन कॉलिनियर वर्टिसेज, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स NC3 हुआ, माइनस वन साइड कॉमन यानी n इंटू n-4 हुआ, प्लस टू साइड्स कॉमन में n हुआ, यानी NC3 माइनस n-3, ये आपका आ गया नन ऑफ द साइड्स। और इन सारे क्वेश्चन में हमें क्या रख देने हैं, n के जगह पर 8 रख देने हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, ऑक्टागन दिया हुआ है ना, यानी n इज इक्वल टू 8। तो n इज इक्वल टू 8 हो गया, तो फर्स्ट वाले का आंसर 8 इंटू कितना,
8 इंटू कितना आ गया ये 8 माइनस 4 4 32 32 आ गया इसका आंसर। सेकंड वाले का आंसर कितना है n इज इक्वल टू 8 है यानी 8 हो गया और इसका आंसर कितना आ गया 8c3 माइनस 8 इंटू 5 8c3 कितना होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 6 56 तो 56 माइनस 40 दैट इज ओनली 16 यानी नन वाला सबसे कम एक तरह से देखा जाए ये तो है ही 2 वाला कम 8 यानी एक आया आंसर 32 एक आया आंसर 8 एक आया 16। कितना आसान है। जनरल केस हमें ध्यान देना है। एग्जैक्टली 1 वाला केस अलग है, एग्जैक्टली 2 वाला केस अलग है और नन ऑफ द साइड्स वाला केस अलग है। तो ये 3 ही केस इसमें लिए जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से बच्चों ये एक क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, याद रहेगा। ओके, अब देखो आगे चलते हैं। उम्मीद है ये सबको समझ में आया है ना। ये एक अलग टाइप का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं स्पेशल यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो स्पेशल यूज में हमें ये कुछ कुछ फॉर्मूले याद रखना होता है। जैसे होता क्या है, रेक्टेंगल्स हैं। जैसे बच्चे लोग, आप लोग चेस बोर्ड देखे होंगे, खेले भी होंगे। तो चेस बोर्ड में क्या होता है, चेस बोर्ड में यदि पूछा जाए कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे तो इन जनरल कुछ लोग मतलब तुरंत ही बोल देते हैं कि चलो 64 होंगे। भाई 64 तो नर्सरी में था, है कि नहीं। अब तो 10-12 साल ज्यादा हो गया है एज, तो उतना ही थोड़ी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स रहेंगे। हमारा अब कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक ध्यान देना है। तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होता क्या है, ऑफ एनी साइज इन ए स्क्वायर ऑफ साइज n बाय n। जैसे चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड में कितने वर्टिकल लाइंस होते हैं, देखो कितने लाइन हुए भाई, 9 हुए ना। कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, 9। स्टैंडर्ड चेस बोर्ड की बात कर रहे हैं हम, वो नहीं कि कोई घर में बना के खेल रहा होगा, जो मार्केट में मिलता है। तो 9 वर्टिकल लाइंस, 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो 9 में से कोई भी 2 ले लिए और 9 में से कोई भी 2 ले लिए तो रेक्टेंगल बन जाएगा, यानी 9c2 इंटू 9c2 हो जाएगा ना। उसी को जनरलाइज करने के लिए कि यदि एक स्क्वायर है जिसका साइज n बाय n है, इसका साइज क्या है बच्चों, n बाय n। जैसे चेस बोर्ड का साइज क्या कहलाता है, चेस बोर्ड का साइज होता है 8 बाय 8। तब ना 9 लाइंस वर्टिकल, 9 लाइंस हॉरिजॉन्टल, यानी जो साइज होता है यानी उतने ब्लैंक स्पेस होते हैं, इससे एक ज्यादा वर्टिकल लाइंस, एक ज्यादा हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। तो ये है साइज n बाय n का। तो इसमें वर्टिकल लाइंस हो जाएंगे आपके n+1 और हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएंगे n+1। तो n+1c2 n+1c2 डायरेक्ट, और उसी को सोल्व करके ये सीरीज का फॉर्मूला लगाया गया है। ये आप लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में आगे कर लोगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान ये देना होता है बच्चों, जहां पर बात होती है साइज की, देखो P एंड C वहां पर फेल हो जाता है। P एंड C केवल ये बताता है कि कोई काम कितने तरीके से हो सकता है। यदि उसमें साइज, चारों साइड लेंथ इक्वल हैं, वो ये नहीं डिटरमाइन करता, तो वहां पर दिमाग लगेगा, है ना। क्या लगेगा, दिमाग लगेगा। जैसे n बाय n साइज का है, तो n बाय n साइज में हम देखें 1 बाय 1 साइज के स्क्वायर बनेंगे, फिर 2 बाय 2 साइज के बनेंगे, है ना। जैसे चेस बोर्ड में सोचो, चेस बोर्ड का साइज क्या है, 8 बाय 8 है ना। तो 1 बाय 1 साइज के नंबर ऑफ स्क्वायर्स 8 स्क्वायर बनेंगे, 64 जो बचपन से याद था। अब यदि हम सोचे 2 बाय 2 साइज के कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनेंगे, तो 2 2 2 मिलाते जाएंगे, तो इधर 7 आएगा, इधर भी 7 आएगा, तो 7 स्क्वायर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ स्क्वायर का ये होता है फॉर्मूला, यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये हो जाएगा। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज में आप फॉर्मूला देखोगे ये आ जाएगा, n बाय n है वो सारा। हम इसको कर सकते हैं फॉर चेस बोर्ड, है ना, फॉर चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में आपको क्या याद रखना है, साइज, साइज दैट इज 8 बाय 8, यानी n इज इक्वल टू 8 ले लेना है। सारे क्वेश्चन चेस बोर्ड के आप
कर सकते हो इसमें। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला यानी खुद से सोच के चलना है, ठीक है। यदि कोई रेक्टेंगल शुरुआत में ही दिया होता, यदि हम चेस बोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यदि शुरुआत में ही रेक्टेंगल्स दिया हुआ होता, साइज होता n/p, तो जो बच्चों साइज होता है उससे एक ज्यादा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। साइज है n/p, इसका मतलब वर्टिकल लाइंस हम लेते हैं सपोज n+1, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाएगा p+1, तो n+1 c2 p+1 c2। यहां से आपका मतलब रेक्टेंगल में क्या है ना, आपको सीधे फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा, जो हम रेक्टेंगल बोल रहे हैं बच्चों, इस रेक्टेंगल में स्क्वायर ऑलरेडी मिले हुए हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर। रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स मिले हुए हैं, जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स है उसमें केवल स्क्वायर है, ठीक है, वो ध्यान देना है। नाउ नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज इन ए रेक्टेंगल, अब उसी साइज वाले में नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएगा, तो इसमें अलग से कुछ नहीं ध्यान देना है। जो इन दोनों में कम रहेगा, जैसे p और n में हम कम क्या लिए हैं, p लिए हैं n+1 - r और p+1 - r। जैसे होता है ना कोई 6/5 है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 6/5, फिर एक कम होते जाएगा, एक कम होते जाएगा, एक कम होते जाएगा, और वो हम लिख देंगे, ठीक है, वो ध्यान देना है। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। इसी ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो साइज दिया हुआ है वहीं से शुरू करेंगे। जैसे साइज n/p है तो n इंटू p हो जाएगा प्लस n-1 इंटू p-1 प्लस n-2 इंटू p-2 प्लस एंड सो ऑन। अब जीरो को या निगेटिव तो लोगे नहीं, वहीं से आ जाएगा। जैसे इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन यदि लेते हैं, जैसे इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ एनी साइज एक्सक्लूडिंग स्क्वायर्स फ्रॉम द रेक्टेंगल ऑफ, ये है। अच्छा, ये 8 क्रॉस यहां आ गया है, 8/5 दिया हुआ है साइज। दिस इज द साइज ऑफ द रेक्टेंगल। ये तो रेक्टेंगल होगा ना। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स टोटल और फिर स्क्वायर्स, फिर रेक्टेंगल में से, है ना। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूला लगा देना है बच्चों, आपने नोट किया होगा तो वही लगाओ। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स प्लस स्क्वायर, क्योंकि जब हम रेक्टेंगल बोलते हैं ना, जैसे अब 2/2 साइज का ये स्क्वायर है, लेकिन इसको रेक्टेंगल भी तो बोल सकते हैं, है ना, तो इस वजह से वो एक साथ आ गया इसमें। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स प्लस स्क्वायर्स जो होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो n है 8, p है 5, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो याद रखने की जरूरत है नहीं, n+1 c2 इंटू p+1 c2, तो n+1 यानी 9c2 इंटू 6c2। अब 9c2 कितना होता है बच्चों, 9c2 होता है आपका 36 और 6c2 होता है 15, तो ये आ गया 36 इंटू 360 प्लस 180 यानी 540 आ गया ना, ये आपने कर लिया। अब देखो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स का वो फॉर्मूला पिछले पेज का भले याद ना हो, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा, अपने आप सारा मामला कूल हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स में क्या होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्मूला क्या बताए हैं, जो बताए थे वो तो पिछले पेज में है। अभी देखो जो साइज दिया हुआ है 8/5 है ना, तो 8/5 कर दो प्लस, अब 8 और 5 में से एक कम करते जाओ, तो 7 इंटू 4 कर दो प्लस, एक कम करते जाएंगे 6 इंटू 3 कर देंगे प्लस 5 इंटू 2 करते जाएंगे, और ये आ रहा है 4 इंटू 1 तक होगा ना। अब 4 के बाद 3 आएगा, इट्स गुड, बट 1 के बाद मतलब पहले तो 0 आएगा, तो 3 इंटू 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 कोई भी आ गया, मामला कूल हो गया। अब ये आ गया आपका 40, ये आ गया 28, ये आ गया आपका 18, और ये आ गया 10, ये आ गया 4।
अब देख लेते हैं ये कितना है। 28 प्लस, देखो 40 प्लस 10 हमने पहले ही 50 ले लिया है। 28 प्लस 8 36 प्लस 4 40 प्लस 5 मतलब 10 50, तो ये तीनों मिलके भी 50 है और ये भी 50 है, तो ये आपका हो गया 100। तो ये आ गया नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ये आ गया नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब बताना है केवल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो केवल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में क्या करोगे भाई, केवल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में टोटल 540 है, ये टोटल है दोनों मिला के, तो 540 माइनस 100 दैट इज 440 है ये, तो ये आ गया आपका 440। तो इस तरीके से ये जो आपका हुआ है, इस तरीके से जो ये आपका हुआ है, ये है टोटल पी एंड सी बेस्ड। पी एंड सी बेस्ड यदि हम लेते हैं प्रॉब्लम सेशन 3, तो ये आपका कंक्लूजन है कि यहां पर हम इसको कर लेंगे खत्म। तो अगले क्लास में इसी तरह के और स्पेशल को थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम और आगे अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें करेंगे। अभी क्या है बच्चों, आपका अरेंजमेंट इनटू ग्रुप्स जिससे जेईई मेन में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, डिवाइजर्स जिसमें और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्बिनेशन, टोटल सिलेक्शन और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 पोर्शन इसमें अभी हम करेंगे जिससे आपका जेईई मेन एज वेल एज जेईई एडवांस प्लस 11th अच्छा हो जाएगा। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज यहीं पर विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।